इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। सो कुछ हम टेक्स्ट पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। हम इस रीजन के ऊपर सबसे पहले हम फोकस करेंगे, और ये इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। द फोर्सेस चेंज द ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। यदि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स काम करता है तो वो बॉडी ट्रांसफ़र होती है। इसका उदाहरण हम ऐसे लिख सकते हैं कि दे चेंज द टोटल लीनियर मोमेंटम इन अकॉर्डेंस टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि देखिए, हमारे पास हमने पढ़ा है एफ एक्सटर्नल जो होता है, एक्सटर्नल फोर्स जो है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास है डी पी अपॉन डी टी। मतलब क्या हुआ, यदि एक बॉडी के ऊपर कोई फोर्स काम करता है, एक या एक से ज़्यादा फोर्सेस काम करते हैं, सब एक्सटर्नल फोर्सेस मिलकर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक रिजिड बॉडी के ऊपर वो काम करते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी है ये, तो इससे क्या होगा, बॉडी ये ए पॉइंट पर यदि पहले है और यदि ये नेट फोर्स इस डायरेक्शन में काम करता है, तो ये थोड़ी देर के बाद यही बॉडी यहाँ आ जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, ये बी पॉइंट पर चली जाएगी, राइट। ये इक्वेशन का मतलब है, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ, इस बॉडी का कोई मास यदि m है तो इसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। इसकी यहाँ वेलोसिटी v1 है तो यहाँ इसका मास तो उतना ही रहेगा और यहाँ इसकी कोई वेलोसिटी v2 हो जाएगी। बॉडी एक्सेलरेट करेगी और उसका मोमेंटम चेंज होगा। फोर्स के नॉन जीरो होने का मतलब एक और भी है। फोर्स का जो सीधा रिलेशन होता है, ध्यान से देखेंगे, जो फोर्स का जो सीधा रिलेशन होता है वो टॉर्क से होता है। यदि एक बॉडी पर लगने वाले नेट फोर्सेस जीरो नहीं है और बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके बॉडी का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो बॉडी रोटेट करती है। सो टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी भी ख़त्म नहीं होता है। यदि टोटल फोर्स जीरो नहीं है तो नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। तो टॉर्क जो है वो रोटेशनल एनालॉग है फोर्स का। इसका मतलब जैसे हमारा एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो था तो उसने बॉडी का मोमेंटम चेंज कर दिया, और यदि एक बॉडी का टॉर्क जीरो नहीं है तो वो क्या करेगी, वो उसकी रोटेशनल स्टेट को चेंज कर देगी। जैसे यहाँ इस ऊपर वाले केस में देखिए, इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से देखिए, द ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ द बॉडी हैज़ चेंज्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। The translational state of motion of the body has changed from point A to B. But if the torque is not equal to zero, if the external torque is not equal to zero, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ये इसका जो रोटेशनल एनालॉग है इसके हिसाब से ये जो इक्वेशन है वो इस तरीके से लिखी जाएगी। सो इफ दिस एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉन जीरो, इफ दिस एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉन जीरो, यदि ये जीरो नहीं है, मतलब बॉडी के ऊपर लगने वाले जो घुमाने वाले फोर्सेस जो हैं वो जिंदा है, काम कर रहे हैं। इसका मतलब साफ क्या हुआ, इसको हम आपको फिजिकली बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ और यही मान लो कि एक रिजिड बॉडी जो है किसी एक पॉइंट के ऊपर यहाँ है, यही रिजिड बॉडी, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा और ये डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। यदि इसके ऊपर जो नेट टॉर्क जीरो नहीं है तो ये बॉडी घूम जाएगी और ये बॉडी थोड़े टाइम के बाद यहाँ आ जाएगी। सो इट विल रोटेट देन, राइट। सो इट विल चेंज द रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। यदि ये नॉन जीरो होगा, इट विल चेंज द रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन, रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन, ये बॉडी की रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देगी। यदि आप चाहते हैं, अब हमारा टॉपिक है कि हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए, तो हमने क्या देखा दो केसेस में, यदि फोर्स नहीं जीरो होता है तो उसका मोमेंट ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी, मतलब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। यदि उसके बाद टॉर्क नॉन जीरो होता है तो बॉडी अपने एक्सिस के किनारे घूम जाएगी। दो समस्याएं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होनी चाहिए। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में होने का क्या मतलब है, इसका मतलब कि ना वो एक लाइन में मूव करे, उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए और उसका एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ना तो अपनी जगह से हिले, ना वो अपनी जगह घूमे। इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है,
इसको हम डेफिनेशन की फॉर्म में सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक रिजिड बॉडी को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में तब कहेंगे, कंडीशन क्या होगी, यदि उसका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम जो है वो समय के साथ ना बदले। इस समय के साथ ना बदलने का मैथमेटिक्स क्या होगा, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे कि जो dp अपॉन dt है वो जीरो आए और dl अपॉन dt जो है वो जीरो आए। जैसे d अपॉन dt हम किसी क्वांटिटी का लिखते हैं, इसका मतलब वो चीज़ समय के साथ बदल रही है। और यदि dp अपॉन dt का आंसर जीरो है, इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम है वो समय के साथ नहीं बदल रहा है और एंगुलर मोमेंटम भी समय के साथ नहीं बदल रहा है, राइट। सो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। यदि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे लिखेंगे, अब मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या लिखते हैं, dp अपॉन dt कब जीरो हो सकता है, इफ एक्सटर्नल फोर्स all the external sum of all the external forces on the body is equal to zero. What will happen then? What will happen then? This means that dp upon dt is equal to zero. और dp upon dt is equal to zero का मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम इज कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो है वो जीरो होता है, ये इसका मतलब होगा। ओके, और दूसरे केस में हम यदि देखें जो दूसरी कंडीशन है, तो dl upon dt कब जीरो हो सकता है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। सो दिस मीन्स दैट इसमें dl अपॉन dt जो है वो जीरो होना चाहिए, इसका मतलब L है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, सो फर्दर अब हम मोमेंटम यदि कांस्टेंट होगा, मोमेंटम कांस्टेंट यदि होगा तो इसका एक मीनिंग है, और एंगुलर मोमेंटम यदि कांस्टेंट होगा तो इसका भी अपना एक मीनिंग रहेगा। तो हम इसको आगे परस्यू करते हैं, आगे हम इसके पास इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा अगले पेज पर। ओके, सो अब कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगी, तो पहली कंडीशन ये रहेगी, मैं यहाँ लिखता हूँ द टोटल फोर्स, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स इन द रिजिड बॉडी इज इक्वल टू जीरो। द टोटल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। मीन्स हमारे पास क्या आ गया, जितने भी फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रहे हैं, F1 प्लस F2 प्लस सो एंड सो ऑन Fn, इन सभी फोर्सेस का जो सम है वो जीरो आना चाहिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू एनी नंबर n, ये सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। और यदि सभी फोर्सेस का सम जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ इस फार्मूलेशन में लगा सकते हैं F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp अपॉन dt। अब यदि ये वाला पार्ट सारा जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम, क्योंकि ये आंसर तो अब जीरो आ जाएगा। इसका मतलब हुआ dp अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, लीनियर मोमेंटम of the body does not change with time. Linear momentum of the body does not change with time. ये समय के साथ नहीं बदलेगा। मतलब क्या हुआ, हमें कह सकते हैं कि linear momentum is constant. So this is the condition for translational equilibrium of the body. This is the condition for translational equilibrium. This is the condition for translational equilibrium. ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी, और इसको हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं कि जो वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। तो हमने जैसे ड्राइव किया कि जो
the vector sum of all the forces is equal to 0. I have written I is equal to 1 to any number n. So all Fi's is equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ? यदि इसकी स्केलर फॉर्म में लिखा जाए इसको, दे आर इक्वल एंड द 3 स्केलर इक्वेशन जिससे हमारी बनेंगी, तो हम ये कह सकते हैं कि कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ I इज इक्वल टू 1 टू एनी नंबर n. सो ये आ जाएगा Fix must be equal to 0, comma sum of all the forces along bidirection. Sum of all the forces along bidirection must be equal to 0, and I is equal to 1 to any number n, and sum of all the forces along z axis must be equal to 0. So this is the condition for the translational equilibrium of the body, right? So हम ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि बॉडी के ऊपर हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F external is equal to mass time acceleration. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं. Now if this external force is equal to 0, this means ma is equal to 0. Now mass of the body is not equal to 0. This means the acceleration of the body is equal to 0. So acceleration of the body is equal to 0 का मतलब क्या होता है? इसको आपने प्रीवियस वीडियोस में ध्यान से देखा होगा तो आप जानते होंगे. यदि एक बॉडी जो है वो किसी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाती है, ओके, और उसकी एक पॉइंट के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल इफ द बॉडी इज एट पॉइंट ए एंड द बॉडी आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम इट इज एट पॉइंट बी, सो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो इसकी फर्स्ट वेलोसिटी वो u है, और सेकेंड टाइम जब आप इसको ऑब्जर्व करें तब भी उसकी वेलोसिटी u रहती है. सो जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा. तो इसमें देखिए आप एक्सेलरेशन कब 0 होता है? दिस इज b2 माइनस b1 अपॉन t2 माइनस t1. सो दिस इज u माइनस u अपॉन t2 माइनस t1. सो इट लीड्स टू 0 एक्सेलरेशन. दूसरी स्टेट में कब एक्सेलरेशन 0 होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 इफ द बॉडी is in state of rest. Means if the body is in state of rest, या तो बॉडी रेस्ट की स्टेट में होती है तब उसका एक्सेलरेशन 0 होता है. सो दिस इज द देयर आर टू कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम. फर्स्ट इज its momentum must be constant, and second, the body is either at rest or it is moving with a constant velocity. Its velocity is not changing with time, right? रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे हम हासिल करेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी रोटेट नहीं करेगी. तो हम मैथमेटिक्स की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है कि जो टॉर्क का जो इक्वेशन है, टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई एक रिजिड बॉडी है, वो इस तरीके की हो सकती है, ओके, और ये उसका कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पर से नहीं बनाते हैं, एंड दिस इज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. इस एक्सिस के किनारे ये जो बॉडी है वो रोटेट कर रही है, राइट, और ये उसका कोई सेंटर ऑफ मास हुआ, it is rotating around this axis of rotation. So this is the position vector of the center of mass. So see here, यदि इसके ऊपर लगने वाले जितने भी टॉर्क हैं, यदि उन सब का सम 0 हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ. यदि फॉर एग्जांपल τ1 τ2 एंड τn बी द टॉर्क्स, let τ1 τ2 and τn be the torques acting on the rigid body.
ये टॉर्क जो है वो रिजिड बॉडी के फॉर एग्जांपल काम करते हैं, और इन सब टॉर्क्स का जो सम है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि इनका जो नेट टॉर्क है वो जीरो हो जाता है। टाउ 3 प्लस सो एट सो ऑन टाउ एन, इन सभी टॉर्क्स का जो सम है वो जीरो हो जाता है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। कोई एक डायरेक्शन से काम कर रहा है, कोई दूसरी डायरेक्शन से काम कर रहा है, कोई तीसरी डायरेक्शन से काम कर रहा है। सो ये टॉर्क यदि इनका नेट सम जीरो हो जाता है तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, तो ये क्या हो जाएगा, आप के पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो बन जाएगी डी एल अपॉन डी टी। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो जीरो हो जाएगी। ओके, सो डी एल वैक्टर अपॉन डी टी का मतलब ये होता है कि ये जो एल वैक्टर है जिसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो समय के साथ बदल नहीं रहा है, इसका मतलब ये होगा। सो दिस मीन्स दैट एल इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट। अब ये जो बॉडी है वो आप सिंपल शब्दों में सोचें तो ये इसका मतलब ये है कि बॉडी घूम नहीं रही है, द बॉडी इज नॉट रोटेटिंग। okay, if the torque is the sum of all the torques is equal to 0, this means that the body is not rotating, and if it is rotating then it is maintaining the constancy of the angular momentum, right? So now इसका हम और इसको खोलने की कोशिश करते हैं। हमने जैसे लिखा कि जो टॉर्क है, टॉर्क जीरो होगा इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, for a rotational equilibrium, a rotational equilibrium, ओके, रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या हुआ, नेट टॉर्क जो है, ये एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, और जो एल है एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब जो टॉर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि टॉर्क को आप कैसे लिखेंगे, जो टॉर्क होगा उसको आप लिखेंगे उसका एक्स कंपोनेंट और उसका बाई कंपोनेंट और उसका जेड कंपोनेंट। अब टॉर्क द नेट टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो का मीनिंग क्या है, द सम ऑफ ऑल टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है, तो यहाँ नेट नहीं मुझे लिख सकते, चलो इसको हम हटा देते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे सम ऑफ ऑल और टॉर्क टी आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो टॉर्क है वो अलोंग एक्स एक्सिस भी जीरो होना चाहिए, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स अलोंग बाई एक्सिस भी जीरो होना चाहिए। देखिए इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, तब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। सम ऑफ ऑल टॉर्क फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to any number n, all torques along bi-direction must be equal to 0. That is a scalar. All from I is equal to 1 to any number n, all torques along z-axis, z direction must be equal to 0. So this is the condition for the rotational equilibrium. This is the condition for rotational this is the condition for a rotational equilibrium, right? ट्रांसलेशनल मोशन की हमारे पास 6 कंडीशंस टोटल हो गई, जिनको हम आपके साथ लिखना चाहेंगे कि फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमने पढ़ा था कि जो फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको आप कैसे ले सकते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप, एफ बाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ
कि जो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ओके, एक्सटर्नल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आई इज इक्वल टू 1 टू एनी नंबर n, एफ आई एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, कॉमा sum of all the forces along by direction must be equal to 0, and sum of all the forces I is equal to 1 to any number n, f I z must be equal to 0। अब आप कुल मिला के देखिए जरा, ये कंडीशंस हुई रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। इसको आप कह सकते हैं, चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। यू ही फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दीज आर द कंडीशंस, 3 कंडीशंस आर फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एंड फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अब एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी ना तो वो घूमे और ना वो चले, ना वो चले उसकी ये 3 कंडीशंस होगी, 1 2 3। अब वो घूमे नहीं, उसकी कंडीशंस क्या होंगी? फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये ऊपर लिखी है, इसको हम जस्ट दोबारा लिख रहे हैं। ये हमारे पास इक्वेशन होगी I इज इक्वल टू 1 टू एनी नंबर n, ऑल टॉर्क्स अलोंग x एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। और सम ऑफ ऑल टॉर्क्स I इज इक्वल टू 1 टू एनी नंबर n, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स अलोंग y एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड सम ऑफ ऑल टॉर्क्स अलोंग z एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये सब 0 होने चाहिए, ओके। इसका मीनिंग क्या हुआ? हम अगले पेज पर जाना नहीं चाहेंगे, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ इसी पेज पर देना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक मैं 2 डायमेंशनल प्लेन लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये कोई प्लेन रीजन है और ये आपके पास एक्सिस हो गई, ये देखिए, आप यहाँ देखिए ऐसे, ये हुई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होगी माइनस एक्स एक्सिस, ये होगी पॉजिटिव बाई एक्सिस, ये होगी माइनस बाई एक्सिस, ये होगी पॉजिटिव जेड एक्सिस और नीचे वाली होगी माइनस जेड एक्सिस। आप देखें कि यदि आप मान लो यहाँ कोई किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है कि जिसका कोई मास m है, इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं। इन फोर्सेस को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये फोर्स हुआ F1, ओके, और इधर से फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लगा ये हुआ F2, और अलोंग बाई एक्सिस देखिए ये फोर्स लगेगा पॉजिटिव बाई एक्सिस की ओर, इसका नाम हम रख देते हैं F3, और ये नेगेटिव बाई एक्सिस की ओर फोर्स लगा, इसका नाम हम रख देते हैं F4। अब ये बॉडी बिल्कुल नहीं चलेगी। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब कि बॉडी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। इसका मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, मुझे लगता है कि शायद मुझे अगले पेज पर जाना पड़ेगा, तो एग्जांपल हम दोबारा पे देने की कोशिश करते हैं, ओके। हम एक एग्जांपल को दोबारा फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका प्लेन सरफेस, ओके। सो ये रहा इक्विलिब्रियम और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा है। अब इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स हुआ F1 जो इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर धकेल रहा है, ऐसे समझना है आपने। और ये जो फोर्स है वो इसको इधर को धकेल रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर धकेल रहा है। और जो ये फोर्स है F3, ये इसको पॉजिटिव बाई एक्सिस की ओर धकेल रहा है। ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और ये जो फोर्स है हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये इसको नेगेटिव बाई एक्सिस की ओर धकेल रहा है, ओके। दिस इज द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब एक बॉडी अपनी जगह से मूव ना करे, इसके लिए क्या चीज़ जरूरी है? इसका मतलब है कि जितने भी फोर्सेस जो हैं, हालांकि मैंने 2 चूज़ किए हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पुट कर दीजिए, इसका मतलब है कि F1 प्लस F2
इन दोनों का जोड़ जो है वो 0 आना चाहिए। और ये कब संभव है? इफ F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, यदि ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट होते हैं, इफ बोथ ऑफ दीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट। इसी तरीके से अब यदि वो ना तो एक्स एक्सिस की ओर जा रही है, ना तो प्लस एक्स एक्सिस की ओर जा रही है, ना तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा से, हो सकता है वो बाई एक्सिस की ओर मूव करना शुरू कर दे, तब भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो वो बिल्कुल भी अपनी जगह से ना हिले, ग्राउंड में पड़ी हुई है वो। दिस मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग बाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? एक है F3 और दूसरा है F4। ये दो एक दूसरे पर ऐसे काम करें बॉडी के ऊपर ताकि इनका आंसर 0 आना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F3 मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ F4। तो इसका जो डायरेक्शन है वो मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। ओनली देन इट कैन बी इन द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सोचने वाली बात ये है कि हमारे पास जो है वो 6 इक्वेशंस थी, 3 ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की और 3 रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। वी डू हैव द 6 इक्वेशंस, बट यदि हम ये प्लेनर मोशन का एक एग्जांपल लें तो 2 इक्वेशंस हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की चाहिए होती है और सिर्फ एक इक्वेशन, अब आप यहाँ देखिए, अलोंग जेड एक्सिस। अब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जेड एक्सिस है। सो आपको क्या चाहिए सिर्फ यहाँ कि बॉडी अब एक्सिस के किनारे रोटेट भी ना करे। सो सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स अलोंग जेड एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो मुझे अब क्या करना है, I इज इक्वल टू 1 to any number n, all tau I z must be equal to 0. So the topic of discussion and the conclusion of this discussion is, out of 6 equations, 3 for translational equilibrium and 3 for rotational equilibrium, in a planar motion in a plane around any axis, you require just 3 equations, two for the translational motion and 1 for the rotational motion। उससे आप जो है इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आती है तो यदि वो एक्स बाई प्लेन में है तो आप सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग एक्स एंड बाई इक्वल टू 0 कर देंगे। यदि वो एक्स एंड जेड प्लेन में है तो एक्स और जेड में 0 कर देंगे। पर जब कभी भी बॉडी प्लेन में रहेगी तो या तो एक्स बाई होगा या बाई जेड होगा या जेड एक्स होगा, और वो किसी एक एक्सिस के किनारे वो रोटेट कर रही होगी तो उसके किनारे उसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। So this is all about the condition for equilibrium and how equilibrium can be maintained. So you can attempt a different problem to understand this topic deeply. Thank you.